हेलो एवरीवन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पिछला लेक्चर में जो है ना हम लोग तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट उसके बारे में डिस्कस किए थे। आज जो है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले जो है हम लोग को जानना पड़ेगा ओस्मोसिस के बारे में। ओस्मोसिस हिंदी में इसको बोला जाता है पराशरण। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, यदि पहले हम लोग ऑस्मोसिस को समझ जाएं तब फिर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को जानेंगे। तो ऑस्मोसिस होता क्या है? तो ऑस्मोसिस का डिफिनेशन हम लोग जो लिखते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ solvent molecules from a region of lower to higher concentration through the pores of a semi permeable membrane is called osmosis. It was observed for the first time by A.P. Nollet in 1748। ऐसा। तो डेफिनेशन यदि देखोगे तो डेफिनेशन में क्या बोला है कि द फेनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू द पोर्स ऑफ ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन is called osmosis. It was observed for the first time by A.B. Nollet in 1748। कि ऑस्मोसिस वह फेनोमेनन है जिसके दरमियान सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स मूव करता है कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होल से होते हुए। तो यदि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव करे लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस, जो कि सबसे पहले 1748 में एबी नॉलेट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। अब इसमें से एक टर्म हम लोग का याद आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कि ई क्या होता है, जिसके बारे में डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे। तो फिलहाल ऑस्मोसिस में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्या ऑस्मोसिस में केवल किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। कहां से कहां मूवमेंट होता है? तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। लोअर से हायर करने का मतलब मोलैरिटी के आधार पे या मोलैलिटी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि कम मोलैरिटी से ज्यादा मोलैरिटी की ओर, ऐसे वही कंसंट्रेशन उसका हो जाएगा। तो यदि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का छिद्र से होते हुए उसके पोर से होकर के, इसी बात को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑस्मोसिस, जो कि सबसे पहले 1748 में एबी नॉलेट के द्वारा किया गया था। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता क्यों पड़ा, या फिर इसको डायग्राम के आधार पे हम लोग समझें। एक नॉर्मल मेम्ब्रेन यदि लेंगे तब ऑस्मोसिस क्यों नहीं होगा, इसके लिए एक डायग्राम देखो। डायग्राम इसके लिए कुछ यूं देखना है, जैसे मान लो
दो कंपार्टमेंट इसमें बना हुआ है, इस तरफ मान लो ये है प्योर सॉल्वेंट और इस तरफ है सॉल्यूशन। ये हुआ सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये दोनों में किसका कंसंट्रेशन अधिक होगा? तो प्योर सॉल्वेंट मतलब इसमें भी सॉल्यूट नहीं है, और सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों, इसमें दोनों है तो जाहिर सी बात है कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हायर कंसंट्रेशन। इसमें केवल सॉल्वेंट है जिसका कंसंट्रेशन कम होगा, लोअर कंसंट्रेशन। ऐसा बीच में ही लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये सब होल है, बीच बीच में मेम्ब्रेन में जो छिद्र होता है वही सब, ये सब छिद्र है। अभी देखने की प्योर सॉल्वेंट की तरफ ये जो लेयर है सॉल्वेंट का, ये लेयर यहां तक है, ऐसा। सॉल्यूशन की तरफ जो भी लेयर है ये वाला लेयर यहां तक है, इस प्रकार से। ज्यादा कंसंट्रेशन इसलिए देखो, ये देखने में लग रहा है कि ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब गाढ़ा ज्यादा है सॉल्यूशन, ये थोड़ा पतला है इसलिए इसको थोड़ा लाइटली हम लोग दिखाएं। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस के दरमियान जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करता है, किससे होकर के? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के। मतलब अब जो क्या होगा कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है अपने आप ऑटोमेटिकली इधर से इधर मूव करना शुरू कर देगा, ये जो होल है उससे होकर के, इस तरह से। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का अपने आप स्वतः लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए कहलाता है ऑस्मोसिस। अब जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इससे इस तरफ आने लगेगा तो इधर तो लेयर कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल तो इधर आ गया, तो ये वाला इनिशियल लेयर है, मान लो कि जब मॉलिक्यूल इधर आया तो ये लेयर अब यहाँ आ गया, इस तरह से। तो जब मॉलिक्यूल इधर आ रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें लेयर बढ़ जाएगा, तो अभी यहाँ है, मान लो बढ़ करके यहाँ हो गया, ऐसा। क्योंकि मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसमें से जो ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन हुआ, इनिशियल, और ये जो ब्लू वाला है ये बता रहा है फाइनल। फाइनल करने का मतलब क्या हुआ? आफ्टर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बाद ऐसा हुआ। इस फिगर के माध्यम से हम लोग ऑस्मोसिस को समझ सकते हैं आसानी से कि ऑस्मोसिस वह फेनोमेनन है जिसके दरमियान सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए। तो इस फिगर से हम लोग एक्सप्लेन किए कि इधर हम लोग प्योर सॉल्वेंट लिए, इधर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा और प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम। तो होगा क्या कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के, तो इसमें लेयर थोड़ा कम हो जाएगा, ये इनिशियल है, अभी लेयर घट करके आ जाएगा यहाँ ऐसे। तो जितना इधर लेयर कम होगा उतना ही लेयर इधर बढ़ जाएगा, कि जो लेयर बढ़ रहा है इधर घट रहा है वही बतला रहा है कि इसमें ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ये हम लोग ऑस्मोसिस को जो है समझ लिए आसानी से। या फिर ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करने का एक तरीका और है, प्रैक्टिकली इसको जो है हम लोग समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे तो देखो, एक अंडा ले लो, तो पढ़े कि जो अंडा का ऊपर वाला पार्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा दो, ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। मतलब होगा क्या कि जो अंडा का ऊपर वाला कवर होता है ना सफेद वाला कैल्शियम कार्बोनेट, वह कवर हट जाएगा। तो हट जाएगा इसका मतलब नहीं कि अंडा फूट जाएगा। देखते होगे जब अंडा को बॉईल करते हो तो बॉईल करने के बाद जो ऊपर वाला सफेद वाला कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जो नीचे प्रोटीन होता है उसके बीच एक पतला सा लेयर होता है जो जनरली ऊपर वाला सफेद वाला में ही कवर करके बाहर हो जाता है,
लेकिन ऑब्जर्व करोगे तो पतला वाला लेयर जो है ना वही काम करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो जब HCl से इसका रिएक्शन करवाओगे तो केवल सफेद वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हटेगा, वो जो उसका लेयर है पतला सा वो नहीं हटेगा, वो वहीं पे रहेगा। अब दो केस लो। पहला केस कि ये अंडा को जो है फ्रेश वाटर में डुबा दो, फ्रेश वाटर। और दूसरा केस क्या करो कि इसी अंडा को जो है सॉल्ट वाटर में डुबा दो, सॉल्ट वाटर में डुबा दो। ऐसा फ्रेश वाटर में जब इस अंडा को डुबाओगे तब क्या देखोगे कि अंडा का साइज इंक्रीज करेगा। फ्रेश वाटर में डुबाने के बाद क्या होगा कि इसका साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड साइज, बढ़ा हुआ साइज। लेकिन जब इसी अंडा को सॉल्ट वाटर में डुबाओगे तो इसका साइज डिक्रीज कर जाएगा, दिस इज डिक्रीज्ड साइज, घटा हुआ साइज। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो बताया कि इसका रिएक्शन HCl से करवा दिए थे तो ऊपर वाला पार्ट तो निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट, अब उसके ऊपर पतला सा लेयर बचा। तो जो पतला सा लेयर देखोगे कि इसके अंदर जो पतला सा लेयर होता है यही काम करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो अब जब तुम इस अंडा को इसमें डुबाओगे तो अंडा के अंदर भी तो एक लिक्विड होता है ना, ऐसा। तो अंडा के अंदर लिक्विड है और बाहर में भी लिक्विड है, और ये जो इसका वॉल है वो काम कर रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो इस केस में क्या होगा कि अंडा के अंदर जो लिक्विड है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो और ये जो फ्रेश वाटर है इसका कंसंट्रेशन कम। तो यहां हो जाएगा ऑस्मोसिस, मतलब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है अपने आप लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाने लगेगा, लोअर टू हायर। ऑस्मोसिस में यही होता है। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा मतलब पानी धीरे धीरे अंडा में घुसने लगेगा, तो अंडा क्या होगा, फूल जाएगा, और जब फूल जाएगा तो इसका साइज इंक्रीज कर देगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अंडा के अंदर जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा, और जो सॉल्ट वाटर है ना मतलब इसमें सॉलिड भी मिला हुआ है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इस बार इसके अंदर वाला लिक्विड का कंसंट्रेशन कम, बाहर वाला का ज्यादा, तो इस बार भी ऑस्मोसिस होगा लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। तो इस बार क्या होगा कि अंडा के अंदर जो लिक्विड है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो इससे बाहर आने लगेगा, और जब वो उससे बाहर आने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि अंडा का साइज क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये दो अलग अलग बातें बता रही हैं कि यहाँ ऑस्मोसिस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इसमें से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में इसको SPM लिखा जाता है, ऐसा। तो मेम्ब्रेन कहने का मतलब समझ गए ना कि जिसमें छोटे छोटे होल्स हो, जिसमें पोर्स हो, छिद्र हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो केवल और केवल अलाउ करता है, अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है जो केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउ करता है। सॉल्यूट का पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन से पास नहीं करता है, केवल सॉल्वेंट का। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है बड़ा, सॉल्वेंट का कम, और ये मेम्ब्रेन में जो पोर होता है, छिद्र खाली जगह ऐसे, इसका साइज भी होता है कम। तो छोटा साइज है तो जाहिर सी बात है इससे छोटा पार्टिकल ही पास करेगा, बड़ा पार्टिकल जाएगा तो इसमें अटक जाएगा ना, पास नहीं कर पाएगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस प्रकार का मेम्ब्रेन होता है जो केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स को अपने आप से पास होने देता है। सॉल्यूट पार्टिकल जो कि साइज में बड़े होते हैं सॉल्वेंट की तुलना में, तो उसको अपने आप से पास होने नहीं देता है। कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल है, जैसे एक अंडा वाला बात बताया कि उसका जो झिल्ली होता है मतलब लेयर, वो काम करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। वैसे ही पिग्स ब्लैडर, पिग्स ब्लैडर, ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय,
ऐसा ब्लैडर, जहां से यूरिन एक्सक्रीट करता है, यूरिन बाहर निकलता है, उसको ब्लैडर हम लोग बोलते हैं। तो जो सुअर का ब्लैडर होता है ना, वह भी काम करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। वैसे ही होता है सेलोफेन बैग। सेलोफेन भी वही होता है जो कि पाया जाता है प्लांट में। देखते होंगे कि प्लांट का एक जो मेन स्टीम है, इसके ऊपर किया हुआ रहता है कवर, ऐसा। तो ये मेन स्टीम और कवर के बीच एक पतला सा लेयर रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेलोफेन बैग। तो वो भी काम करता है किसका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। या फिर कुछ सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हैं जिनको लैबोरेटरी में बनाया गया है या बनाया जा सकता है। और वह सिंथेटिक में क्या है? तो उसमें से है कॉपर फेरोसाइनाइड। सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड, फॉर्मूला इसका लिखेंगे Cu2Fe(Cn)6। तो ये जो केमिकल है, ये बोल रहा है कि एक स्पेशल वेसल, जिसको हम लोग पोर्सिलेन वेसल बोलते हैं, इस वेसल पे इसको डिपॉजिट किया जाता है, डिपॉजिटेड ऑन पोर्सिलेन वेसल। तो कॉपर फेरोसाइनाइड को जब पोर्सिलेन वेसल पे डिपॉजिट किया जाता है, तो ये काम करता है किसका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो ये हुआ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट डिफाइन करने आ जाता है एक नंबर में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डिफाइन करो, तो डेफिनेशन और एक आध एग्जाम्पल। अब इसमें से हम लोग देखें कि जो ऑस्मोसिस पढ़े ना, इसी से मिलता जुलता एक फिनोमेनन होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब फैलाव। तो दोनों में क्या अंतर है? बहुत सारे अंतर हैं। सबसे पहला अंतर कि ऑस्मोसिस होता है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, जबकि डिफ्यूजन में उल्टा है। डिफ्यूजन हमेशा होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो कि गैस टंकी में जो गैस भरा हुआ रहता है, उसको जरा सा लीक करके छोड़ दो, तो गैस बहुत तेजी से बाहर में फैलता है। तो गैस के टंकी का अंदर जो कंसंट्रेशन वो ज्यादा होता है, बाहर का कंसंट्रेशन कम, तो हायर टू लोअर। या फिर जो उजाला होता है ना, नील, जिससे हम लोग कपड़ा रंगते हैं, तो उस उजाला को देखते हो कि जब उसका एक बूंद पानी में गिरा के छोड़ते हैं, तेजी से फैल जाता है, तो दिस इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमेशा हायर टू लोअर, जबकि ऑस्मोसिस लोअर टू हायर। ये जो है इसमें एसपीएम का होना जरूरी है, इसमें एसपीएम का कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। ई जो है लिमिटेड है केवल और केवल लिक्विड के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, जबकि ई जो है गैसेस के केस में भी हो सकता है, लिक्विड्स के केस में भी हो सकता है, दोनों केस में हो सकता है। अच्छा, ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, और इसको उल्टा भी जा सकता है, रिवर्स भी किया जा सकता है। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा कोई बात नहीं है, कांट बी स्टॉप्ड, कांट बी स्टॉप्ड एंड रिवर्स्ड। और डिफ्यूजन को ना तो रोका जा सकता है ना उल्टा जा सकता है, जबकि ऑस्मोसिस को दोनों किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है और इसको उल्टा भी जा सकता है। इस केस में क्या होगा? ऑस्मोसिस के केस में केवल और केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स मूव करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। इसमें ऐसा कोई बात नहीं, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आइदर सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। तो ये 5 मुख्य डिफरेंस थे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच। इसको याद रखोगे, एग्जामिनेशन में कभी कभार डिफरेंस आ जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोसिस देख लिए कि ऑस्मोसिस क्या है, एग्जांपल भी बताए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में देखें, फिर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच क्या अंतर है, इसको भी डिस्कस किए। अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोसिस के लिए भी एक फिगर ड्रॉ किए थे हम, कुछ इस टाइप का फिगर था।
यहाँ बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर जो है प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट जिसका कंसंट्रेशन कम, लोअर कंसंट्रेशन, और इस तरफ सॉल्यूशन, इस तरफ सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा, हायर कंसंट्रेशन, बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बताया कि ऑस्मोसिस के दरमियान क्या होता है कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, मतलब इस तरह से मॉलिक्यूल मूव करेगा ऐसा। तो ये हुआ ऑस्मोसिस। अब हम लोग क्या करें कि ये जो सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन के साइड हम लोग प्रेशर इंक्रीज करें। यहां मान लो कि कोई पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन है। तो अभी दोनों कंडीशन जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ भी है PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अब क्या करो कि पिस्टन की तरफ इधर जो है सॉल्यूशन साइड, इस सॉल्यूशन साइड का प्रेशर बढ़ा दो। तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा, इस पिस्टन को नीचे दबाओ, तो पिस्टन नीचे दबाने से क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से कि जो सॉल्यूशन का पार्टिकल है, पूरा सॉल्यूशन का पार्टिकल प्रेशर लगाएगा इस तरफ, और जब ये पूरा पार्टिकल इस तरफ प्रेशर लगाएगा तो जो मॉलिक्यूल इधर से इधर आ रहा था अब इसका मूवमेंट रुक जाएगा, क्योंकि इधर से प्रेशर लग रहा है ना। कैसे होता है, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, तेज हवा चल रहा है, तो हवा का प्रेशर से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वैसे ही होगा कि जब इधर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ने से ये सब पार्टिकल इसको इधर आने से रोकेगा, और जब रोकेगा तो जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा था, फ्लो कर रहा था, मूव कर रहा था, इसका मूवमेंट रुक जाएगा। ऐसा मूवमेंट रुक जाएगा कहने का मतलब कि ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन की तरफ जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया ना, इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करेंगे। डेफिनेशन इसका हो गया कि द एक्सेस प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड to the solution side to just prevent the osmosis is called osmotic pressure। कि सॉल्यूशन की तरफ लगाया गया अत्यधिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। यहाँ यदि हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे तभी रुकेगा, नहीं तो नॉर्मल प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस प्रेशर पे तो मूवमेंट हो ही रहा है, ऑस्मोसिस कंटिन्यू है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के तरफ लगाया गया अत्यधिक प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखोगे इसको केवल रोकने के लिए, यदि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो उल्टा होने लगेगा। उल्टा क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन, इसमें तो दो टाइप का पार्टिकल है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया तो ऑस्मोसिस रुक गया, अब ऑस्मोसिस रुक गया उसके बाद भी तुम प्रेशर को और बढ़ा ही रहे हो, तो अब उल्टा होगा, अब इस तरफ जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो इधर आने लगेगा, मतलब ऑस्मोसिस उलट जाएगा, अब हायर टू लोअर होने लगेगा। तो ऐसा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग आगे कंसीडर करेंगे डिटेल में। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर, है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग यहाँ से डायरेक्टली याद रखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हुआ सॉल्यूशन के तरफ लगाया गया अत्यधिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूट का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वांट हॉफ जो कि एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, मतलब पाई, वह वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि ये दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों को मिलाने के बाद क्या देखोगे कि पाई प्रोपोर्शनल T बाई V। तो पाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आता है R
RT बाई V। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT बाई V। तो यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई V बराबर RT ऐसे। तो इससे पहले जो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, PV इक्वल टू nRT ऐसा। तो बस P की जगह यहाँ पाई आ गया है। P यहाँ नॉर्मल प्रेशर था, पाई को यहाँ हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो मान लें कि सॉल्यूशन में जो है n मोल है किसका, सॉल्यूट का ऐसा। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई V बराबर nRT ऐसा, या फिर पाई निकालना हो केवल तो पाई इक्वल टू nRT बाई V, इक्वेशन बन गया। या n बाई V नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है, मोलैरिटी कहलाता है। तो यहां से इक्वेशन और बन जाएगा पाई बराबर n बाई V को हम लोग लिखते हैं CRT, जहां पे C जो है सॉल्यूशन का मोलैरिटी है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में सॉल्यूशन का मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया पाई बराबर CRT, या फिर यहाँ से पाई बराबर n बाई V RT। टेम्परेचर तो पता रहेगा, R कांस्टेंट है, n और V जो अपने हिसाब से दिया हुआ रहेगा। तो इससे हम लोग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह इक्वेशन हो गया हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर के अलग अलग लॉज होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस फार्मूला में हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो इसको ऑस्मोटिक प्रेशर पर कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml water at 37 डिग्री सेल्सियस। कि इस टेम्परेचर पर 450 ml वाटर में 1 ग्राम पॉलीमर को घोला गया है, जिसका मोलर मास है 185,000 ग्राम पर मोल। तो बतलाना है कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट होगा सॉल्यूशन के द्वारा। तो देखो फॉर्मूला में हम क्या पढ़े थे, फॉर्मूला था पाई इक्वल टू n बाई V RT, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पाई बराबर इसको लिख सकते हैं WB बाई MP इंटू V RT, यही सबका वैल्यू हमको पता करना है। तो मास ऑफ पॉलीमर दिया हुआ है, तो मास ऑफ पॉलीमर जो हुआ मतलब मास ऑफ सॉल्यूट मतलब WB, तो WB हो गया 1.0 ग्राम। MP इसका मोलर मास दिया हुआ है 185,000 ग्राम पर मोल। उसके बाद वॉल्यूम भी दिया हुआ है वाटर का 450 ml। टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 में 273 जोड़ दो तो जाएगा 310 केल्विन। R तो R का देखो बहुत सारा वैल्यू देखा था 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। एक होता है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। एक होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसमें से कौन सा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो चूंकि निकालना है प्रेशर, तो देखेंगे कि तीनों में से किसमें प्रेशर का यूनिट है। ये जूल पर केल्विन पर मोल, यहाँ तो कहीं प्रेशर का यूनिट है ही नहीं, ये दोनों में है, यहाँ एटीएम यहाँ बार। तो यही दोनों में से कोई एक वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करेंगे वहाँ। WB तो कैलकुलेट ही करना है, WB फाइंड आउट नहीं करना, सब दिया हुआ है। पाई हम लोग को कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पुट कर दो पाई इक्वल टू WB 1 ग्राम है, 1 ग्राम। R का हम लोग एटीएम वाला वैल्यू पुट करेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन
पर मोल इनटू टेम्परेचर 310 केल्विन, 310 केल्विन। एमवी मोलर मास दिया हुआ है 185,000 ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 450 ml, 450 ml। तो ml में है, इसको लीटर में करने के लिए यहां 1000 कर दो, ऐसा इंटू 1000 तो लीटर में आ जाएगा। अब देखो यूनिट कुछ कुछ कटेगा, जैसे ग्राम से ग्राम कट गया, पर मोल से पर मोल कट गया, ये केल्विन से केल्विन कटा, उसके बाद लीटर से लीटर कट गया, तो केवल बचा क्या एटीएम। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो वो हम लोग का आ जाएगा एटीएम। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें कैलकुलेट करना है, पास्कल में कैलकुलेट करना है। तो याद रखोगे कि एक एटीएम बराबर होता है 1.01325 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। तो जो भी यहाँ एटीएम में आंसर आएगा उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, तो यही हो जाएगा उसका क्या आंसर। तो आसानी है, देखो यहाँ से जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं चारों समाप्त होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखे, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखे, और एक लास्ट अभी ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों में से जो 4 ऑस्मोटिक प्रेशर है, चारों से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट किए सॉल्यूट का। तो 4 में से एक टॉपिक से न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है और एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा जैसे हम बताए हैं, बस फॉर्मूला याद रखना है। उसी में से सारे टर्म्स में से कोई एक टर्म अननोन रहेगा, बाकी का वैल्यू आपको पता रहेगा, तो वहां से उस अननोन टर्म का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। बशर्ते फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सारा बात जो है पता होना चाहिए तब। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जो है चैप्टर को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।